ऐसा बोला जाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। ऐसी ही चीजें हमारे साथ रोज जिंदगी में होती हैं, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं। कई बार हमें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यार अब ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, अब हम बाकी का काम कल करेंगे या फिर बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में वो कल कभी भी नहीं आता भाई। मतलब मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, अगर हम नॉर्मल जिंदगी में भी कुछ कामों को करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कल के लिए टाल देते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं मानता भाई। मन ऐसा कहता है कि भैया सो जाओ आज, या फिर आज रेस्ट करते हैं, या फिर आज पार्टी करते हैं, या फिर आज खाना वाना खाते हैं और इसके बाद सो जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर जो है वो हमारा साथ दे सकता है भाई, अगर हम अपने मन को समझा लें कि नहीं भैया आज हमें काम किसी भी तरीके से पूरा करना ही है, तो भैया फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने कुछ ठान लिया है और फिर वो आप पूरा ना कर पाओ। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन आप उस चीज में सफल जरूर होगे। जब भी आपको नींद आ रही है तो कोशिश कीजिए कि भाई वॉशरूम में जाओ, पानी वानी के छींटे मारो और फिर पढ़ने बैठ जाओ। या फिर आप चॉकलेट भी खा सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि चॉकलेट एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, तो जब आप उसको खाते हो तो इंस्टेंटली आपको एक एनर्जी मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई पूरी की पूरी चॉकलेट खा गए, 1 या 2 पीस खाओ तो शायद आपको उससे एनर्जी मिलेगी। तो इसी के साथ मतलब आपको जब एनर्जी मिलेगी तो आप ज्यादा पढ़ पाओगे, और ज्यादा पढ़ पाओगे तो आपकी चीजें भी अच्छे से पूरी हो पाएंगे और आप अपना होमवर्क भी अच्छे से कर पाओगे और लेक्चर्स को भी देख पाओगे। यह जरूरी है भाई। जैसा कि अभी हमारा आज जो शुरू होने वाला है वो सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बेस्ड है। जब शुरुआत में कोर्स शुरू होता है तो सभी में एक एंथुजियाज्म ज्यादा होता है, और नए चैप्टर के साथ भी फिर से एक मोटिवेशन मिलता है कि यार इस चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे, इसको हम अच्छे से करेंगे, इसके लिए हम पूरा जी जान लगा देंगे। लेकिन धीरे 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 वो लेवल कम होने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई अब नहीं हमसे हो रहा। और सच बताऊं, जिंदगी में ये एटीट्यूड ही मैटर करता है। एटीट्यूड मैटर करता है कि जब आप पूरे तरीके से निराश हो चुके हों तब भी अगर आप मेहनत करते रहें तो एक बात याद रखना, आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा भाई, ये किसी भी काम के लिए वैलिड है। जिंदगी में कोई भी काम करो उसके लिए वैलिड है कि अगर आप पूरी तरीके से निराश हो, उस वक्त भी अगर आप काम करते रहते हो तो हार संभव ही नहीं है भाई। देर जरूर लग सकती है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। इसीलिए मेहनत से हमें नहीं हिचकिचाना है, और इवन जब आप बोर भी हो रहे हो तब भी पढ़ते रहना है, या तब भी आपको मेहनत करते रहना है। जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करने के लिए आपको बोर होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। शुरुआत में हर चीज एक्साइटिंग लगती है, हर चीज एक्साइटिंग लगती है, लेकिन धीरे 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 एक्साइटमेंट लेवल हर चीज में कम होता रहता है। जैसे मान लो कि अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल लें कि क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यार इनकी जिंदगी तो सही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको पढ़ना नहीं पड़ रहा या इनको कुछ और नहीं करना पड़ रहा। लेकिन आप खुद सोचो कि जो बचपन से क्रिकेट ही खेल रहा है, क्रिकेट ही खेल रहा है, क्रिकेट ही खेल रहा है, तो वो भी उसको खेल खेल के बोर हो जाता होगा भाई। रोज मैच प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। रोज कितने बॉल्स खेलने पड़ते हैं, रोज कितनी बार बैट घुमाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको बोर होना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपको 50 सवाल सही करने हैं तो उसके लिए कम से कम 5-6 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए होगी। फिर हो सकता है कि आपके 50 सवाल सही हो जाए, या फिर उससे भी ज्यादा की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखोगे तो साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कैपेसिटेंस भी लिखा होगा, साथ में इसके कैपेसिटेंस भी लिखा होगा, लेकिन हम कैपेसिटेंस लेटर ऑन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। कैपेसिटेंस हम करेंगे आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। मुझे पता है आप लोग कमेंट करके बोलोगे
इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो भैया प्लीज मत बोलना यार। इस स्लाइड को देख लेना कि कैपेसिटेंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद करवाऊंगा, उसके लिए स्पेशली मैंने अलग से लेक्चर रखे हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर आपको कैपेसिटेंस साथ में मिलेगा, लेकिन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम इसको थोड़ा सा बेहतर वे में समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की धुआंधार शुरुआत करते हैं। आज मेन हमारा काम क्या है पढ़ने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर के अंदर पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मेन तौर पे आज हमारा पूरे चैप्टर का डिस्कशन इसी पे रहेगा, या पूरे लेक्चर का डिस्कशन इसी पे रहने वाला है। तो सर शुरू करिए, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर का। चलो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर हुआ करता था, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमें जरूरत पड़ने वाली है भाई। ठीक है ना, वो हमें जरूरत पड़ेगी जो कि हमें यहां पे करने हैं। ठीक है जी। सो यहां पे हम उस चीजों को देखते हैं। ठीक है ना, वी विल सी कि क्या चीजें वो बन रही हैं, क्योंकि उनका यूज होना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये चीजें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। जो भी 11th के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं 12th क्लास के सिलेबस के अंदर, वो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा भाई, छोड़ने नहीं वाला मैं आपको, ना ही खुद को छोड़ूंगा, खुद को तो कैसे छोड़ सकता हूं, और ना ही आपको छोड़ूंगा भाई। ऐसी हमारी आदत नहीं है, ऐसी हमारी फितरत नहीं है। ना ही आपकी फितरत है मुझे छोड़ने की, और ना ही मेरी फितरत है आपको छोड़ने की। हमारा साथ बना रहेगा जब तक भगवान ने चाहा तब तक। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्क एनर्जी। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी, इसके पहले भी हमने डिस्कस किए थी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यह कहती है कि किसी भी चीज पे, किसी भी सिस्टम पे सारे फोर्सेस का वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस ऑन अ सिस्टम is equals to change in kinetic energy of the system, is equals to change in kinetic energy of the system, that is delta k। सारे फोर्सेस का वर्क डन, जितने भी उस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी का वर्क डन डेल्टा के बराबर होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो ये आपको याद रखनी है। ये हमेशा वैलिड है, कोई भी सिचुएशन हो ये वैलिड होगी ही होगी। ठीक है ना, कोई भी सिचुएशन हो ये वैलिड होगी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, WC लिख रहा हूं, वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो। ठीक है ना, मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर भी बताया था कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके अलावा स्प्रिंग फोर्स, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, उसका वर्क डन माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं फॉर एग्जांपल आपको ग्रेविटी के लिए ये लगा के दिखाता हूं। ठीक है ना, ग्रेविटी के लिए ये मैं आपको लगा के दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, इसको हम नीचे ले गए। ठीक है ना, इसको हम नीचे ले गए, h हाइट नीचे ले गए। ठीक है ना, इस बॉडी को हम h हाइट नीचे ले गए। फोर्स कितना लग रहा है, mg। फोर्स कितना लग रहा है, mg। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है।
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? wg लिख रहा हूं मैं, wg मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh। mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, ठीक है ना। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? fs cos थीटा। cos यहां पे क्या है? 0। मैं लिख भी देता हूं भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा होता है। फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, cos 0 हो गया 1, तो वर्क डन आ गया mgh। नीचे लेके जा रहा हूं मैं, क्या लेके जा रहा हूं? नीचे लेके जा रहा हूं। अच्छा, अब मैं कैलकुलेट करता हूं पोटेंशियल एनर्जी। नीचे लेके चला गया मैं, तो भैया यहां से लेकर के गया मैं ऊपर से। कहां से लेकर के गया सर? ऊपर से लेकर के गया सर, ऊपर से। ज्यादा कानों में तो नहीं पड़ रही आवाज? नहीं पड़ रही ना? हाँ, तो जब मैं ऊपर से इसको लेके गया तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई, और ये इसकी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन पे h हाइट पे है इनिशियल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, क्योंकि वो h हाइट पे है। फाइनली वो 0 पे आ गई, फाइनली वो नीचे आ गया, फाइनली वो नीचे आ गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। कितनी है? 0। तो डेल्टा यू कितना हुआ? सुन लो ध्यान से, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, 0 माइनस mgh, 0 माइनस mgh इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा यू कितना बना? माइनस mgh। डेल्टा यू कितना बना भाई? माइनस mgh बन गया। डेल्टा यू इज माइनस mgh, यू फाइनल यू इनिशियल, ठीक है ना, यू फाइनल यू इनिशियल, तो दोनों का माइनस करके हमारे पास डेल्टा यू बना माइनस mgh। डेल्टा यू कितना बन गया? माइनस mgh बन गया भाई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव mgh। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? mgh। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस डेल्टा यू के बराबर है। बोलो भाई, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस डेल्टा यू के बराबर है कि नहीं है? भाई ग्रेविटी का वर्क डन mgh है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh है, तो दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू आ रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी हो, ये तो मैंने ग्रेविटेशन का तो एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उसका वर्क डन आपको माइनस डेल्टा यू ही मिलेगा। क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो, तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मेन कंसेप्ट है, आपको याद रखने। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो उसका वर्क डन माइनस डेल्टा यू होगा। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। जो भी वर्क डन से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन होगी जब लेक्चर के दौरान हमें जरूरत पड़ेगी तो वो हम यहां पे कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं अब आज का खेल। भैया ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है ना। कौन सी? ग्रेविटेशनल, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से है। ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है सर। ये भी कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक है सर, क्योंकि ये चार्ज की वजह से है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए बात करते हैं। सर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है समझ नहीं आ रहा सर, बता दीजिए जरा। इसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी, लेकिन पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द वर्क डन in bringing a test charge from infinity to given point in the electrostatic field of another charge slowly is stored in the form of electrostatic potential energy। सर क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो? सुनो भाई सुनो। मान लीजिए एक चार्ज है हमारे पास Q। मान लीजिए एक चार्ज है Q, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज स्लोली
इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनो, मान लो एक चार्ज है हमारे पास, टेस्ट चार्ज Q नॉट। याद है टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट मानते थे। जिनको नहीं पता तो बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट बोल देते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं Q नॉट बोलता हूं। ये पड़ा हुआ है इंफिनिटी पे, बहुत दूर, बहुत दूर। इसको इंफिनिटी से किसी एक गिवन पॉइंट पे लाना है। टेस्ट चार्ज को पढ़ते रहिएगा, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे लाना है। गिवन पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आना है। मान लो यहां तक लेके आना, मान लो इंफिनिटी से यहां तक लेके आना है Q नॉट को। मान लो ये डिस्टेंस R है। किसके अंदर लेके आना है? इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ एनदर चार्ज। ये, या इसको बोल सकते हो सोर्स चार्ज। इसको क्या बोल सकते हो? सोर्स चार्ज। जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, वो सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां पे लेके आना है, ठीक है ना, इंफिनिटी से यहां पे लेके आना है R डिस्टेंस पे। R डिस्टेंस पे इंफिनिटी से इसको लेके आना है, ठीक है ना, गिवन पॉइंट पे। ये गिवन पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई? गिवन पॉइंट हो गया। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज या सोर्स चार्ज, मतलब इस चार्ज के आसपास इसकी फील्ड होगी, इसका खौफ होगा, है ना, इसका इंफिनिटी तक तो इसका खौफ नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना। जब वो चार्ज, टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे था, तब तो सोर्स चार्ज के कहर से या खौफ से बाहर था। अब वो आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है यहां तक, ठीक है ना, आ रहा है यहां तक, इसके खौफ के अंदर आ रहा है। तो इसको खौफ के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसे डरा रहा है, ये तो डरा रहा है। मान लो ये शेर है, ये हम है, तो क्या आप खुद शेर के पास चल के जाओगे? नहीं, आपको शेर के पास जबरदस्ती लाया जाएगा, धीरे धीरे करके, स्लोली, धीरे धीरे करके आपको शेर के पास लाया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। इस चार्ज को इंफिनिटी से पकड़ के यहां तक लाने के लिए जो हमारा वर्क डन हुआ होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सर ये स्लोली स्लोली क्या है? ये स्लोली स्लोली, धीरे धीरे करके लाना है, धीरे 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 करके लाना है, स्लोली लेके आना है, ठीक है ना। सर स्लोली क्यों लेके आना है? सुनो अब मेरी बात। धीरे धीरे करके इसलिए लेके आना है ताकि इस चार्ज के अंदर काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ठीक है ना, इसको नहीं हिला रहे, ये तो सोर्स चार्ज है, ठीक है ना। इसको हम धीरे धीरे करके इस वजह से लेके आ रहे हैं ताकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ना डेवलप हो जाए। क्योंकि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो कुछ भी थी पहले, ठीक है ना, मान लो कुछ थी और हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया, ज्यादा तेजी से ले आए, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई और ज्यादा डेवलप हो गई, तो इससे हमारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस चार्ज को स्लोली क्यों लेके आना है। मेन बात यह है सर, इस चार्ज को स्लोली इस वजह से लेके आना है क्योंकि अगर हम इसको स्लोली लेके आएंगे तो इसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं होगी, और है ना, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं होगी तो हमारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा वर्क डन किस में जाना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में। इसीलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इसको मैं धीरे 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 करके
लेके आना है। समझ गए? स्लोली की जगह विदाउट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, या तो स्लोली लिख सकते हैं या विदाउट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, या फिर विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तीनों ही चीजें लिखी हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक चीज लिखी हो सकती है। स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब इसका भी मतलब यही है। स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से आप इसको ले आओ। या फिर विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तीनों का मतलब एक ही मान के चलो आप कि भैया विदाउट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे, जितनी भी थोड़ी बहुत थी पहले उसी वेलोसिटी से धीरे धीरे करके लेके आ रहे हैं। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी पहले उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से धीरे धीरे करके लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। ठीक है ना, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपको प्रॉपर वे में क्लियर होनी चाहिए। भैया हर सिचुएशन में कभी भी किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, मेन बात है वर्क, कि वर्क जो हम करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। जैसे बो एंड एरो वाला एग्जांपल लो, श्री रामचंद्र जी ने धनुष चलाया, ठीक है ना, वो पीछे खींचा, तो जब उन्होंने पीछे खींचा इसको तीर को, तो उन्होंने क्या किया? स्ट्रेच किया उसको। स्ट्रेच की वजह से क्या स्टोर हुई? पोटेंशियल एनर्जी। श्री रामचंद्र जी ने वर्क किया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और फिर उन्होंने तीर को छोड़ दिया। समझ पा रहे हो? वर्क करना पड़ा, पीछे खींचने के लिए वर्क करना पड़ा, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर। ऐसे ही यहां पे भी है, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो वो वर्क से रिलेटेड जरूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब इसकी करेंगे हम डेरिवेशन। अब क्या करेंगे सर? डेरिवेशन करेंगे। हाँ, डेरिवेशन क्या है सर? डेरिवेशन बता रहे हैं, सुनिएगा डेरिवेशन क्या है। ठीक है ना, अब हमारे पास डेरिवेशन क्या है वो हम यहां पे देखेगा। डेरिवेशन, तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा, तुमको दुगना पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, दुगना पढ़ाई, तिगुना पढ़ाई भी करना पड़ेगा। एक दिन तुम लेक्चर छोड़ेगा तो डबल बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, दुगना बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, और एक दिन छोड़ेगा तिगुना बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, होता जाएगा, और तुम उसे फिर कवर नहीं कर पाएंगा। इसीलिए बैकलॉग कम से कम रखने का, खत्म कर देने का, जहां बैकलॉग दिखे खत्म कर दो, बस यही रूल है। सुन लो सर, फिर सुनाओ सर, सुन लो। देखो, ये है सोर्स चार्ज, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। ये है टेस्ट चार्ज, जिसको कि हम कहां से लेके आए? इन्फिनिटी से। कहां से लेके आए? इन्फिनिटी से। एक बार यहां नहीं दिखाता, Q0 को इन्फिनिटी से यहां पे लेके आना है, लेके आना है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे लेके आना है। लेके कैसे आना है? धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे करके लेके आना है। मान लो धीरे धीरे करके लेके आते हुए कोई एक ये रैंडम पोजीशन आई है बीच में, कोई एक रैंडम पोजीशन आई है बीच में Q0। मान लेते हैं
कि इस पोजीशन का डिस्टेंस x है, मान लेते हैं कि इस पोजीशन का डिस्टेंस x है, इसको इंफिनिटी से r तक लेके आना है, r तक लेके आना है, बीच में कौन सी पोजीशन आई है, x। चलो वेरिएबल चीजें हैं, क्या वेरिएबल है अभी दिखाऊंगा मैं आपको। Q और Q0, जब ये Q0 इसकी फील्ड के अंदर आ जाएगा, इसके प्रभाव में आ जाएगा, तो इस दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये तो फिक्स है, ये तो हिल नहीं सकता, ये इस पे फोर्स लगेगा बेचारे पे। इस पे जो बेचारे पे फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, वो लगेगा KQ बाय एक्स स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा KQ बाय एक्स स्क्वायर। ये फोर्स इस पे लग गया। सर ये तो उधर लग रहा है, ये तो रिपेल कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों रिपेल कर रहे हैं। सर लेकिन हमें तो इधर लेके आना है ना, तो अगर हमें इधर लेके आना है तो हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो हमें अगर इधर फोर्स लगाना पड़ेगा तो हमें अपने से लगाना पड़ेगा फोर्स। एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल का मतलब होता है फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, मैं, आप या कोई भी और तीसरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई भी तीसरा जो इसको धीरे धीरे करके ऐसे लेके आएगा। मैं लेके आ रहा हूं तो मैं एक्सटर्नल एजेंट, आप लेके आ रहे हो तो आप एक्सटर्नल एजेंट, कोई आपका पड़ोसी लेके आ रहा है तो वो एक्सटर्नल एजेंट, आपकी गर्लफ्रेंड लेके आ रही है तो वो एक्सटर्नल एजेंट है ना, बॉयफ्रेंड लेके आ रहा है तो वो एक्सटर्नल एजेंट, जो भी जिसका भी जैसा भी रिश्ता है। तो भैया इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे करके लेके आना है, स्लोली। वेलोसिटी का चेंज नहीं होना चाहिए। स्लोली का मतलब मैंने बताया था विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब फोर्स भी जीरो। बिना फोर्स के लेके आना है। तो बिना फोर्स के मतलब यह हुआ कि जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही ये लगाना है, समझ रहे हो, इतना ही वो लगाना है, स्लोली लेके आना है। स्लोली मीन्स F net is equals to 0। Therefore हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, KQ बाय एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, और ये वेरिएबल फोर्स हुआ तो हमें भी फोर्स वेरिएबल लगाना पड़ेगा। हमें भी फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा भाई, वेरिएबल लगाना पड़ेगा, वेरिएबल लगाना पड़ेगा। जितना ये है एक्सटर्नल है ना, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है उतना ही एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। स्लोली लेके आना, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब उतना ही लगाना पड़ेगा। और जो हमें फोर्स लगाना पड़ा उसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। और वो वर्क डन स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आया, अभी समझा रहा हूं। देखो, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ऑल में दो आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा के तो जीरो है बेटा, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मुझे चेंज ही नहीं करनी, ये तो जीरो है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन
माइनस डेल्टा यू होता है। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। ऑल फोर्सेस का वर्क डन डेल्टा के होता है, डेल्टा के यहां पे 0 है, स्लोली लेके आ रहे हैं, एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का माइनस डेल्टा यू है क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन किसके बराबर हुआ? डेल्टा यू के, यानी कि जो हम वर्क करेंगे उससे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। हमारे वर्क से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हमारे वर्क से, हमारे वर्क से, हमारे वर्क से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हमारे वर्क से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हमारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? यह चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट को एक बार फिर सीख लो। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस डेल्टा के बराबर होता है, पहला पॉइंट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो डेल्टा यू के बराबर होगा अगर डेल्टा के 0 है तो। अगर डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन वो डेल्टा यू के बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा। ऑल फोर्सेस का वर्क डन डेल्टा के, कंजर्वेटिव का माइनस डेल्टा यू और एक्सटर्नल एजेंट का डेल्टा यू होगा। एक्सटर्नल एजेंट यानी कि हमारा वर्क डन वो डेल्टा यू होगा अगर डेल्टा के 0 है, यानी कि उसको स्लोली मूव करवाया जा रहा है। वैलिड फॉर एवरी चैप्टर। एवरी पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो सबके लिए वैलिड है। एवरी टाइप ऑफ, ऐसा लिखना चाहिए, एवरी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हर टाइप की पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड है। ये जनरल चीजें क्या है? जनरल चीजें। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि हमें वर्क जो करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हमारा वर्क निकाल लें क्या? हाँ सर निकाल लो, अब बहुत देर हो गई है, निकाल लेना चाहिए वर्क। चलो फिर निकाल लेते हैं सर। आओ आओ जमुना दास, आओ आओ। शक्ति कपूर जी फेमस एक्टर पुराने, उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, आओ आओ। ये उनका बस आओ ही बहुत फेमस हो गया था, आओ। तो आप भी यहां पे आओ। इसको आर डिस्टेंस पे लेके आना है। कहां से? इन्फिनिटी से। कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है आर डिस्टेंस पे। ठीक है ना? बीच में कहां पे लाए थे बेटा हम? बीच में इसको कहां रखा था? एक्स पे। बीच में कहां रखा था? एक्स पे। ठीक है? तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और इधर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगा। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और इधर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सटर्नल एजेंट। हमारा किया जाने वाला वर्क डन वो डेल्टा यू के बराबर है। ठीक है ना? तो हम अपना वर्क डन एक बार लिखते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने आपको यह बोला था कि भैया हमारा जो वर्क डन फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होगा और के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर होगा। वेरिएबल होगा क्योंकि एक्स वेरिएबल है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है।
मुझे दोबारा इस वजह से बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो पेज चेंज हो गया है ना, इसलिए दोबारा करना पड़ता, वरना कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर अब सुनो, वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रही है बात? ओके, अब सुनिएगा यहां पे कि क्या कंसेप्ट मैं यहां पे आपके सामने लगाने वाला हूं, ठीक है ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैं सारी कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसको मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूं, ये रेफरेंस है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना, दिस इज द रेफरेंस, दिस इज ओरिजिन, इसको मैं एज अ रेफरेंस मान के चल रहा हूं। तो मेरी जो इधर की डायरेक्शन है, सर कौन सी डायरेक्शन? मेरी जो इधर की डायरेक्शन है ये वाली, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुई, और इधर जो डायरेक्शन हुई वो नेगेटिव डायरेक्शन हुई, नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक्स इधर की तरफ है, एक्स इधर की तरफ है, तो इधर मैं एक छोटा सा पोर्शन dx मान लेता हूं, इधर मैं क्या मान लेता हूं? एक छोटा सा पोर्शन dx, dx की डायरेक्शन भी मैं इधर की तरफ ही पॉजिटिव मान के चलूंगा, dx को भी मैं इधर की तरफ ही पॉजिटिव मान के चलूंगा, ठीक है जी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर डायरेक्शन मैं क्या मान के चल रहा हूं? पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो dx की डायरेक्शन भी इधर ही पॉजिटिव मानने का, ठीक है ना। फोर्स भी देखो, x इधर पॉजिटिव तो dx भी इधर पॉजिटिव, अगर मैं उल्टा मानूंगा तो dx नेगेटिव मानना पड़ेगा, फिर ना, फिर यहां पे मैं dx को पॉजिटिव नहीं लिख पाऊंगा, फिर यहां पे dx की जगह मुझे माइनस dx लिखना पड़ेगा, समझे? ओके, तो अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं dx को, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो फिर भैया मुझे इधर ही पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ठीक है ना, इधर ही मानना पड़ेगा, इधर ही, समझे? ओके, डॉट प्रोडक्ट सुनो आप, सर सुनाइए, सुनाइए ना सर, सुनाइए, हाँ सुन लो सर, सुन लो, सुनो भाई। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट dx, डॉट प्रोडक्ट हटा के कॉस आएगा, कॉस 180, ऑपोजिट डायरेक्शन में dx की ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसको धीरे 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 करके लेके आ रहे हैं, dx 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 डिस्प्लेसमेंट करके, ठीक है जी, इसलिए मैंने यहां पे cos 180 लिखा है। f एक्सटर्नल ये तो इधर है, dx पॉजिटिव उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 180, cos 180 कितना होगा? -1, f एक्सटर्नल dx हो गया, f एक्सटर्नल dx हो गया, ये माइनस साथ में आ गया। चलो, तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या बना? अब f एक्सटर्नल की वैल्यू रख दो, KQ नॉट बाय एक्स स्क्वेयर dx, KQ नॉट बाय एक्स स्क्वेयर dx, तो QQ नॉट ये तो कॉमन आ गया, मतलब कांस्टेंट आ गया, ये तो बाहर हो गया, तो dx बाय एक्स स्क्वेयर बना, यहां पे क्या बना सर? dx बाय एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी, तो ये बन गया x की पावर -2 dx। सर लिमिट बताइए, x की लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक लेके आना है, -KQ नॉट x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, x की पावर n का फॉर्मूला याद करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1,
तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहां से, इंफिनिटी से r तक, इंफिनिटी से r तक, समझे भाई, इंफिनिटी से r तक लेके आना है, इंफिनिटी से r तक लेके आना है। थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं यार, जहां पे जगह बचती है सर वहां पे तो बचाओ, क्या अगले पेज पे जाने की जल्दी रहती है आपको, बार बार डायग्राम बनाओगे, इतनी जल्दी क्या है, रुक जाइए ना, रुक गया। तो -k -Q0 रुक गया, x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट इंफिनिटी से r, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, k Q0, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो, इंफिनिटी से कहां तक, r तक। तो k डेरिवेशन देखते जाओ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, करनी पड़ सकती है आपको। x की वैल्यू r रखो, फिर इंफिनिटी रखो, 1/∞ तो हो जाएगा 0, 1/∞ तो हो जाएगा 0, तो k/r ये बचा भाई हमारे पास, k/r ये हुई है इसकी डेरिवेशन। अभी और चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन डेरिवेशन हमारा सब कंप्लीट हो गया, मैंने आपको कंप्लीट प्रॉपर स्टेप्स करके दिखाए हैं हर तरीके से, ध्यान से दोबारा सुन लो। ये ओरिजिन है, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर जो भी चीज होगी पॉजिटिव, इधर जो भी चीज होगी नेगेटिव, ठीक है जी। dx मैं इधर की तरफ पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, फोर्स इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, ठीक है जी, ये हो गया। कोई मुझे कह सकता है, कोई ऐसा सोच सकता है सर डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, ये तो इधर आ रहा है, भैया इधर लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, उधर पॉजिटिव है, अगर मैं इधर डिस्प्लेसमेंट मानूंगा ना तो फिर मुझे -dx लिखना पड़ेगा, dx नहीं लिख पाऊंगा, समझे इस बात को, बात वहीं पे आ जाएगी घूम फिर के, ठीक है जी, ओके। ये कांस्टेंट बाहर, x की पावर -2 इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है ना, लिमिट पुट कर दी, सारा कुछ पुट वट करके ये आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले पेज पे, आई होप ये डेरिवेशन आपको ध्यान में रहेगी, इजी डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो एग्जाम में उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। हाँ यार, सर आप कितने अच्छे हैं, सर आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भोले हैं, पानी पीते हैं, ओ सर, ओ सर। मैं खुद ही अपना गुणगान कर रहा हूँ यार, तुम तो करते नहीं हो, सर हम करते हैं सर, बिल्कुल यार करते हो, कमेंट्स में आपके पढ़ता हूँ, आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ता हूँ। हाँ, ये हर कमेंट को मतलब रिप्लाई करना यार उतना पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे, सर ने इसके कमेंट का रिप्लाई किया मेरा नहीं किया, है ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है यार, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो, अब मैं अगले पेज पे इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। Q और यहां पे Q0, R डिस्टेंस कहां से लेके आए बेटा, इंफिनिटी से, कैसे लेके आए, स्लोली, कैसे लेके आए, स्लोली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क डन, हमारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो कितना हुआ, यही आया, आपको बताया था ये, ठीक है जी,
ये डेल्टा यू के बराबर है। किसके बराबर है? डेल्टा यू के बराबर है भाई। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। सर ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप तो कह रहे थे कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सुनो, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन होता है, हमेशा चेंज डिफाइन होता है, ठीक है ना, चेंज, ठीक है। कभी भी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। फिर कैसे? सुनो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे यहां पे दो पॉइंट्स हैं, ये कुछ हाइट पे है पॉइंट। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इस पॉइंट की 10 जूल है। आप कहोगे यहां पे एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, डिफाइन कर रखी है। सर ये इसलिए डिफाइन कर रखी है क्योंकि मैंने इसको एक रेफरेंस मान के चला है। दोनों का फर्क कितना है? दोनों का फर्क कितना है? 10। अगर मान लो कि मैं नीचे पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल अज्यूम कर लेता हूं तो इधर मेरे को 12 जूल अज्यूम करनी पड़ेगी। अगर इधर पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल अज्यूम कर लेता हूं तो इधर 12 जूल अज्यूम करनी पड़ेगी। यानी कि फर्क अभी भी 10 का ही रहेगा। यानी कि फर्क अभी भी 10 का ही रहेगा भाई, 10 का ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज उतना ही है, सिर्फ रेफरेंस का फर्क है। रेफरेंस इसको मैंने पहले 0 माना हुआ था, अब मैंने रेफरेंस इसको 2 जूल कर दिया, तो इधर 2 का क्या हो गया? 12 हो गया। 10 का ही फर्क रहेगा। कितने का? 10 का ही फर्क रहेगा। यही चीज यहां पे है। जो मेरा वर्क डन है वो डेल्टा यू के बराबर है। भैया एक बात समझो, जैसे मैंने खाना खाया या आपने खाना खाया तो वो खाना अंदर जाके वर्क करेगा, तो वो क्या खाना आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा सर। क्या खाना खाने से पहले आपके अंदर एनर्जी 0 थी? नहीं सर, कुछ ना कुछ थी। उस खाने ने अंदर जाके वर्क किया, आपका जो एनर्जी है उसको बढ़ा दिया। तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? जितना आपने खाना खाया उसने जितना वर्क किया वो आपकी एनर्जी के चेंज के बराबर है। समझ रहे हो? जितना आपने खाना खाया वो आपके चेंज के बराबर है भाई, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर है। समझ में आया? कुछ तो एनर्जी आपके अंदर पहले से भी थी ना, उस खाने ने आपकी एनर्जी को बढ़ाया है, चेंज किया है। यही चीज यहां पे है। जो हमने वर्क किया उससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, चेंज हुई है, ठीक है ना। अब डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। यू इनिशियल, ये पोजीशन है इनिशियल और ये पोजीशन है फाइनल, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के लिए 0 मान के चलते हैं। वी अज्यूम ui is equals to 0 at r tending to infinity। हम ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये हम रेफरेंस मान के चलते हैं, मान के चलते हैं भाई, इसको 0 मानते हैं। भैया ये 10 जूल क्यों है? क्योंकि ये 0 है। अगर ये 0 नहीं होता तो फिर ये कुछ और होता। अगर ये 2 है तो ये 12 होगा, अगर ये 3 है तो ये 13 होगा, 4 है तो ये 14 होगा। समझ रहे हो? चेंज उतना ही रहेगा। यही चीज यहां पे है कि भैया यहां पे 0 मानोगे तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो वी अज्यूम ui is equals to 0 at r tending to infinity।
टेंडिंग मतलब इन्फिनिटी पे कभी पहुंचते नहीं है, इसलिए इसको इक्वल टू कभी भी इन्फिनिटी नहीं लिखते। ये एरो बनाते हैं, इसका मतलब है इन्फिनिटी की तरफ, कभी भी इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। यू इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं, ठीक है जी। यू आई जीरो हो गया, तो देयरफॉर यू एफ हमारे पास कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, या फिर यू एफ की जगह सिंपली आप लिख दो यू इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर, सिंपली लिख दो, सिंपली लिख दो के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम containing two charges Q and Q naught, of the system containing two charges Q and Q naught, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जिस सिस्टम के अंदर दो चार्जेस हैं, ठीक है ना, जिस सिस्टम के अंदर दो चार्जेस हैं, कौन से Q और Q नॉट, तो ये उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आई है। ये दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रही है, समझे भाई, ये दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रही है। एक जगह पे हमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ती है, माननी पड़ती है, समझ गए, ओके, क्लियर है, यस सर, यस सर। चलो, आई होप ये चीज आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है पूरी, ठीक है ना। वर्क डन निकाला, मेरे तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम बार बार बनाई, हालांकि कोई इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी डेरिवेशन करोगे तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, इतना डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। सीधा डेरिवेशन स्टार्ट करो, ये भी इतना डिटेल में समझाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बस आप ये बता दो कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू के बराबर होगा, फिर ये लिखने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, फिर सीधा आप ये डेरिवेशन पे आओ, ठीक है ना। बस ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, यू इनिशियल को जीरो मान लो तो यू फाइनल आ गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब सुनो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, अब यहां पे Q है, Q नॉट है, इनके बीच कितना डिस्टेंस है R, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के क्यू क्यू नॉट बाय R, ठीक है जी। अब मान लो इन्हीं चार्जेस को मैं नाम दे दूं, एक को नाम दे दूं Q1, एक को नाम दे दूं Q2, डिस्टेंस कितना है R, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है ना। यहां पे Q1 Q2 आ जाएगा, यहां पे Q Q नॉट था, तो दो चार्जेस गिवन हैं, बस वो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं बचती भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं बचती है, फिर भी आपके हिसाब से बचती है तो आप बता दीजिएगा भाई, ठीक है। अब सुनो आगे, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसके जो यूनिट्स होंगे कौन से होंगे, जूल, जूल, इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होंगे, जूल, एसआई यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं कि भैया वो क्या होंगे, जूल होंगे, दीज आर एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, इसके क्या होंगे, जूल होंगे। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, टू चार्जेस, ये दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है, किसी एक की नहीं है, दोनों चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। बातें ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है जी, रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी सर, अच्छा सर। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज डिफाइंड,
अभी जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज डिफाइंड, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिफाइन होता है। जैसे मैंने आपको बोला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो प्लस डेल्टा यू के बराबर होता है, अगर डेल्टा के जीरो है तो, अगर डेल्टा के जीरो है तो, ठीक है जी। इफ वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट रेफरेंस पॉइंट, अगर किसी रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम कर लें, देन वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट सम अदर पॉइंट, at some other point with respect to reference point, with respect to reference point, समझे भाई, with respect to reference point। अगर हम किसी एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर लें, ठीक है ना, एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर लें, तो उसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। जो बातें अभी मैंने बताई बस वो मैंने यहां पे लिखी हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में साइन ऑफ चार्जेस भी मैटर करेगा। चार्जेस का साइन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है ना। ऑलवेज टेक साइन ऑफ चार्जेस इन फॉर्मूला। जब हम फोर्स लिखते हैं दो चार्जेस के बीच में तब तो साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तब तो साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन वहां पे फोर्स के केस में, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, ठीक है ना। फोर्स के केस में साइन क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि भाई पॉजिटिव आ रहा है तो इधर हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो इधर हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन बताता है। लेकिन इसके केस में साइन मैटर करता है, ठीक है ना, इसके केस में साइन मैटर करता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां पे समझाता हूं कि मान लो यहां पे Q है और यहां पे माइनस Q है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के क्यू माइनस क्यू बाय आर, ठीक है जी। तो ये बनेगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, दिस इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारे पास। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर आ गई, क्लियर हुआ, ठीक है ना, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर आ गई। तो हमेशा साइन यहां पे हमें लेना ही है, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल है तो ये छोटी होगी 5 जूल से, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। -5 जूल अगर आती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम है और 5 जूल ज्यादा है, इसमें साइन का महत्व है, इसमें साइन से पोटेंशियल एनर्जी छोटी बड़ी हो सकती है। फोर्स में ऐसा नहीं होता, मतलब अगर मैं -5 न्यूटन बोलूं एंड 5 न्यूटन तो ये इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता भाई। फोर्स के केस में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस माइनस और प्लस डायरेक्शन बताते हैं कि प्लस इधर है माइनस इधर है, या प्लस इधर है या माइनस इधर है, जैसा भी आप मानो, ठीक है ना। इसमें प्लस माइनस डायरेक्शन बताते हैं फोर्स में, लेकिन एनर्जी के केस में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस का मतलब है कम, प्लस का मतलब ज्यादा, समझे भाई? क्लियर होना चाहिए प्रॉपरली, हर चीज मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करी है। डन, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 2 चार्जेस। सर अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो भी अरेंज हो जाएगा। सर कैसे? मान लो आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है,
एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। के Q1 Q2 और Q3। ये डिस्टेंस R12 है 1 और 2 के बीच, ये डिस्टेंस R23 है, ये डिस्टेंस R31 है। ठीक है, डिस्टेंसेस हैं ये। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, दो दो के पेयर बनाने हैं। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा 2 चार्ज लिखने हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा 2 चार्ज लिखने हैं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर सिस्टम की, पहले ये दोनों लिखो, Q1 Q2 बाय R12, फिर लिखो Q2 Q3 बाय R23, फिर लिखो Q3 Q1 बाय R31। समझ पा रहे हो, मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लिखनी जो पड़ रही है Q1 Q2 बाय R12, Q2 Q3 बाय R23, Q3 Q1 बाय R31। मतलब आपको जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लिखनी पड़ रही है, या जो आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, वो जो पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखी है वो सारे दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हमारे पास बन गई। ठीक है ना, कितने चार्जेस थे सर, 3 चार्जेस थे। यहां पे कितने चार्जेस थे, 3 चार्जेस थे। टोटल कितनी टर्म्स आई हैं यहां पे, 3 टर्म्स आई हैं। टोटल कितनी टर्म्स आई हैं, 3 टर्म्स फॉर 3 चार्जेस। सर अगर 4 हो 5 हो तो क्या करें, तो भी आसान है सर। 4 हो 5 हो तो क्या करें, आसान है, मैं बता रहा हूं ना, आसान है, मैं बता रहा हूं, सुनो पहले तो। फॉर्मूला याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन potential energy expression is equals to n minus 1 by 2. Total number of terms in potential energy expression is equals to n minus 1 by 2. ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ चार्जेस, n इज नंबर ऑफ चार्जेस। कैसे, सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे n की वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसको मैं कैपिटल N बोल देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल N बोल देता हूं, ठीक है। 3, फॉर्मूला लगाओ, 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 इंटू 2 बाई 2, तो कितनी टर्म्स आ गई, 3 आ गई भाई। 3 चार्जेस के लिए 3 टर्म्स। सर अगर 4 चार्जेस हो जाएं तो, बस आपको याद रखना है 2 2 के पेयर बनाने हैं। मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, 4, 4 माइनस 1 बाई 2, तो 4 इंटू 3 बाई 2, कितनी आ गई, 6। कितनी टर्म्स आ गई भाई, 6 टर्म्स आ गई। पहले यहां पे कितनी है, 3, और यहां पे कितनी है, 6। तो ये 6 टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है ना, 3 और यहां पे कितनी बन गई, 6। यानी कि अगर 4 चार्जेस हैं तो टोटल 6 आएंगी। सर कैसे आएंगी 4 चार्जेस के लिए, बताऊं, बोलो बोलो, बताऊं, बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि 4 चार्जेस के लिए 6 टर्म कैसे बनेंगी। आओ फिर एग्जाम्पल लेते हैं 4 चार्जेस का, n इज इक्वल्स टू 4, तो कैपिटल N जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 6, ठीक है ना। सुनो, अब आपको सवाल में दे देंगे, मैं सवाल भी लिख देता हूं। 4 इक्वल चार्जेस small q each are arranged on the vertices of square of side A. Find potential energy
ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप निकालिए। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल दीजिए। आओ सर निकालते हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं यहां पे। कैसे सर? सुनो, 4 चार्जेस आपको दिए हुए हैं स्क्वायर की साइड पे, स्क्वायर के वर्टिसेस पे, सॉरी साइड पे नहीं, वर्टिसेस पे। चारों का क्यू है और डिस्टेंस कितना है a, डिस्टेंस कितना है a। तो टोटल टर्म्स यहां पे कितनी बनेंगी? 6 लग गया भाई, 6। क्रिकेट में 6 लगता है, वैसे ही यहां पे है। हाँ सर समझ में आ रही है बात आपकी। चलो फिर सर टर्म बना लेते हैं, अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हाँ यार बनाते हैं, टाइम थोड़ी वेस्ट कर रहे हैं। सुनो, मैं इसको नाम दे दूं, है ना, नामकरण कर देते हैं इनका, नामकरण कर देते हैं। क्यू क्यू, पहले 1 और 2 ले लो, 2 के पेयर लेने हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? क्यू क्यू, कितना डिस्टेंस है a, 1 और 2, फिर 2 और 3 ले लो, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? a, फिर 3 और 4 ले लो, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? a, फिर 4 और 1 ले लो, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? a। तो ऐसी कितनी टर्म्स हैं जिनके बीच में a डिस्टेंस है? चार्जेस सारे बराबर हैं, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। ऐसी कितनी टर्म्स हैं? एक तो ये, एक इन दोनों के बीच में a डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में a डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में a डिस्टेंस है। ऐसी कितनी टर्म्स हैं? 4। ऐसी कितनी टर्म्स हैं? 4। अच्छा सर आपने तो कहा था कि 6 हैं, आप तो हमें झूठ बोल रहे हो सर, ऐसा कैसे हो गया सर? बता रहे हैं ऐसा इस वजह से हुआ कि 2 टर्म्स और हैं अभी। कौन सी सर? 2 के पेयर बनाने हैं, तो ऐसा और ऐसा। भैया एक ऐसा है, 4 मान लो 4 टीमें हैं किसी टूर्नामेंट में, उन चारों टीमों को आपस में हर एक से खेलना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 4 टीमें हैं एक टूर्नामेंट में, उनको आपस में खेलना है हर एक से, तो उसमें कितने क्रिकेट मैच होंगे टूर्नामेंट में? यही फॉर्मूला है, 6 होंगे। वही फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला है। अभी एशिया कप हुआ था, उसमें सुपर 4 हुआ था, ठीक है ना, सुपर 4 हुआ था, तो सुपर 4 भी यही है। सुपर 4 में टोटल 6 मैचेस हुए थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये टीमें थी, है ना, 4। तो इनमें टोटल 6 मैचेस हुए थे। वही कहानी यहां पे 4 तो ये हो गई, 2 ये टर्म्स, 1 और 3 के क्यू क्यू, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्यू को। कितना डिस्टेंस है सर? ये तो डायगोनल है, ये डायगोनल है। डायगोनल कैसे? पाइथागोरस से निकलता है सर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो डायगोनल हमें याद ही है सर। √2a आता है सर, √2a आता है सर, यस सर। ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, कितनी? 2 टर्म। कितनी? 2 टर्म। समझ में आई बात? ठीक है ना, 2 टर्म ये आ गई जो डायगोनल बन रही हैं। तो टोटल कितने मैचेस हो गए? 6 मैचेस। ये बन गया भाई 4 के क्यू स्क्वेयर बाय a, ठीक है, प्लस ये देखो 2 को क्या लिख सकते हो, ये √2 है और ऊपर 2 है, तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। बोलो भाई, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, एक √2 नीचे कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? के क्यू स्क्वायर बाय a इंटू √2, के क्यू स्क्वायर बाय a इंटू √2। समझे भैया? डिस्टेंस कितना है? √2a,
ऐसी कितनी टर्म्स हैं? 2 इंटू 2, तो ये √2 एक ऊपर बचेगा बिडू, तो KQ² और ब्रैकेट में 4 प्लस √2। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इस सवाल की, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इस सवाल की, KQ² 4 प्लस √2। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम हैं तो दिक्कत कहाँ होगी भाई, हम हैं तो तुम हो तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं यार। दोनों का होना जरूरी, आपका भी होना जरूरी है, मेरा भी होना जरूरी है। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बिना हो सकता है कि आप कुछ हो, है ना, ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हाँ आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं यार, इतनी बात तय है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और सवाल करेंगे। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी के और सवाल करते हैं। ये सवाल को पढ़िए, दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है। बत्ती वहां पे जग रही है, वो बत्ती तो जग रही है, यहां पे चारों तरफ बत्तियां भी जग रही हैं, ठीक है ना। रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। सुनो फिर, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, 3 चार्जेस -Q प्लस Q and -Q are placed respectively at equal distances on a straight line। एक सीधी लाइन के ऊपर इन्होंने कह रहा है 3 चार्जेस इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। पहली लाइन पढ़ के इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में भी यही करना होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। एग्जाम में तो चलो हमें जल्दी होती है, लेकिन घर पे जब होमवर्क कर रहे हो, मैं आपको एक बात बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में बता देता हूं, घर पे जब आप होमवर्क कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई स्टेप मिसिंग ना हो, ठीक है ना। मतलब चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में करना है, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा तरीका भी गलत होता है, आंसर फिर भी सही आ जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए यार, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी करने से क्वेश्चन तो ज्यादा सॉल्व कर लोगे लेकिन गलतियां ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तरीका गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में तो चलो हमें ज्यादा चाहिए होती है स्पीड, तो हम रिस्क उठाते हैं, ठीक है ना, लेकिन घर पे थोड़ा सा हम इत्मीनान के साथ सोच के सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते, अपने आप बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप ज्यादा सवाल करते रहोगे, स्पीड बढ़ती रहेगी। सुनो इस सवाल को, ये 3 चार्जेस हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, तो इक्वल डिस्टेंसेस हमें दिया नहीं दिया हमें, तो मान लो सर ए डिस्टेंस मान लो इसके बीच में, ए डिस्टेंस इसके बीच में मान लो। If the potential energy of the 3 charges is 0, then what is the value of Q ratio small q? कह रहे पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम की है वो 0 है, तो बताओ ये रेशो क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी लिखो, अब 3 चार्जेस हैं तो कितनी टर्म्स आएंगी? 3। सुनो फिर, K -Q Q by A, ठीक है ना। फिर इन दोनों के बीच -Q Q, मैंने कहा था साइन लेने हैं साथ में, इस बात का ध्यान रखना, बाय A। कुछ चार्जेस इसमें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 बनेगी। ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये साइड वाले दोनों बचे, प्लस K -Q बाय 2A, समझ गए। तो ये बना -K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A, ये बना -Q K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A, और ये बना +KQ² बाय 2A। देख लो जरा, सही है जी। तो ये बन गया -2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A प्लस KQ² बाय 2A, प्लस KQ² बाय 2A। देख लो ध्यान से, -2, ये तो माइनस तो -2 हो गया, और प्लस KQ² बाय 2A ये बन गया। अब इज इक्वल्स टू किसके इक्वल करना है? 0 के।
इसको इज इक्वल टू किसके करना है, 0 के, तो इसको 0 करो, तो k स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू दिस 2k स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाय a, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाय a। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अल्ट्रा क्लियर होना चाहिए, अल्ट्रा। k से k कट गया, a से a कट गया, एक स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, तो इधर बचा स्मॉल q बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल Q। बचा क्या है, कैपिटल Q बाय स्मॉल q निकालना है, तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q, स्मॉल q को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, देख लो भाई 1:4, ये रहा आंसर, ये आंसर है। कुछ नहीं किया, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखी, 3 चार्जेस हैं तो 3 टर्म्स आएंगी, बस टर्म्स का ध्यान रखना, कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। तीनों टर्म्स यहां पे लिख दी, टोटल 0 कर दिया, खत्म, खल्लास, खत्म सवाल। पोटेंशियल एनर्जी निकल गई है सर, निकल गई है, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अगला सवाल, ये सवाल 2005 में आया हुआ सवाल है, ये दिल में धक धक हो रहा है, दिल में लड्डू फूट रहा है सर, ये सवाल अगर हम कर देंगे तो मजा आ जाएगा सर, है ना? हाँ सर, मजा तो आ जाएगा, लेकिन दिल में डर भी है सर, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो सीखने को तो मिलेगा ना। पहले इस सवाल को निहार लो, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, और इस सवाल को निहारो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आओ देखें। 2 charges Q1 Q2 are placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 Q2 को 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। डायग्राम में शो नहीं किया गया, लेकिन लिखा गया है, तो अल्टीमेटली है ही। थर्ड चार्ज Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 सेंटीमीटर फ्रॉम C to D। पहले तो ये देखो कि ये जो थर्ड चार्ज है ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कहां से? Q1 से। Q1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये चल के ऐसे सर्कल की आर्क पे चल के, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सर्कल की आर्क पे चलता हुआ डी पे पहुंचा है। Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 सेंटीमीटर from C to D। ये रेडियस है, ये सेंटर मान लो, ठीक है ना, ये सेंटर मान लो, ऐसे घूम गया, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस भी तो 40 होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, बताओ। अगर ये 40 है और ये सर्कल की एक आर्क है, तो ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ऐसे घूम के ऐसे चला गया, तो ये एडी भी रेडियस हुआ ना। हाँ, ये बन गया एडी, बीच में है बी, तो पूरा बन गया एबीडी। एबीडी, एबी डिविलियर्स, है ना। या फिर मैंने आपको बताया भी था, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हमारे स्कूल में एक दोस्त था बीडी, उसका नाम हमने बीडी रखा था। तो वो कहीं से भी जैसे पानी पीने जा रहा है या इधर जा रहा है, तो हम उसको ऐसे ही बुलाते थे, ए बीडी, ए अलग होता था, यहाँ पे भी देखो ए अलग है और बीडी साथ में, ए बीडी, है ना, ऐसे। ए बी डी तो अलग हो गया, ए बी डी अलग हो गया, ठीक है जी। तो अब यहां पे देखिएगा, खैर ये 40 सेंटीमीटर ये भी डिस्टेंस बना रहेगा, ठीक है। चलो, सो पहले जो सिचुएशन है, तो अब से आपसे पूछा क्या गया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q3K by 4 pi epsilon naught, देन K इज, ये वाला जो K है ये 1 by 4 pi epsilon naught नहीं है, ये कोई भी एक कांस्टेंट है जो हमसे पूछा गया है, कोई भी एक कांस्टेंट है जो हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्योंकि 1 by 4 pi epsilon naught तो पहले उन्होंने दे ही दिया है ना, K की वैल्यू, ऐसे K की वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught, ये K अलग है, ये क्वेश्चन का K अलग है, ठीक है ना।
अच्छा, ये के हमसे पूछा गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो भैया करना क्या पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, पहले की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, बाद की निकालो, दोनों का चेंज निकाल दो। पहले की निकालो, बाद की निकालो, दोनों का चेंज निकाल दो। ठीक है जी, चलो फिर सर, पहले की निकालते हैं, बाद की निकालते हैं, दोनों का चेंज निकाल देते हैं। आओ फिर, आओ आओ आओ, चेंज निकालते हैं इसका। सर चेंज कैसे निकालें, सुनो इधर। देखो Q1 Q2 Q3, सबसे पहले तो इनिशियली लिखो, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना है 30, ये कितना है 40, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस से ये 50 आ जाएगा। 40 और 30 का पाइथागोरस 50 होता है, ये पता है ना, नहीं पता तो याद होना चाहिए बेटा, बार बार सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करवाऊं क्या, पाइथागोरस भी सॉल्व करवाओगे क्या मेरे से यार, बच्चे हो यार, हैं बच्चे तो नहीं हो, छोटी क्लासेस है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हम, पाइथागोरस सीखते हैं। तो ठीक है, ओके, तो 40 30, तो ये हो गया 50। ठीक है, इधर देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं इनिशियल, इनिशियल के Q1 Q2, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ना, ये क्वेश्चन का के और हमारा के, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के डैश लिखूंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है जी, के डैश, तो के डैश Q1 Q2 बाय 30 प्लस के डैश Q1 Q3 बाय 40, Q1 Q3 बाय 40, Q2 Q3, Q2 Q3 बाय 50, Q2 Q3 बाय 50। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ भाई, समझ रहे हो, अरे समझो हो, समझोगे यार, समझोगे, समझ गए, ओके, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आओ। अब ये Q3 उठ के यहां पे आ गया, अब ये Q3 उठ के यहां पे आ गया, तीनों एक ही लाइन पे आ गए। अब फाइनली सिस्टम बनाओ, अब फाइनली सिस्टम बनाओ, ठीक है ना, फाइनली अब सिस्टम बनाएंगे। अगले पेज पे चलूं, अगले पेज पे चलता हूं। Q2 Q3, ए बी और डी, ए बी और डी, ठीक है जी। तो ये कितना डिस्टेंस है 30, ये कितना है टोटल 40, तो ये कितना बचा 10, ये कितना बचा 10, 30 40 10, ठीक है जी। हाँ 40 लाख चाहिए अपन को, 40 लाख चाहिए, 40 लाख, 40 लाख नहीं मिलेगा तो तू गया, खत्म। इधर देखो, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के डैश Q1 Q2, कितना डिस्टेंस है Q1 Q2 में, अभी भी 30 है। Q1 Q3, कितना डिस्टेंस है Q1 Q3 में, 40, 40 बोलेंगे। Q2 Q3 में कितना डिस्टेंस है 10, कितना डिस्टेंस है 10 का, कितना डिस्टेंस है 10 का, और इसको लिखेंगे के डैश, वहां पे भी क्या लिखा है के डैश, क्योंकि के इस क्वेश्चन का क्या है, अलग है, अलग है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है।
अब ध्यान से नोट करो चीजों को। पहले वाली ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म दोनों में सेम है, क्योंकि Q1 Q3 देखो, Q1 अपनी जगह से नहीं हिला, Q2 अपनी जगह से नहीं हिला। Q1 Q2 में पहले कितना डिस्टेंस था 30, बाद में भी कितना रहा 30, ठीक है ना। अरे यार ये क्या हुआ, हाँ, तो Q1 Q3 में 40 था, अब भी Q1 Q3 में कितना है 40। Q2 Q3 में फर्क पड़ा है, बस फर्क पड़ा है तीसरे वाले में, फर्क पड़ा है तीसरी टर्म में, बस यहां पे फर्क पड़ा और कहीं फर्क ही नहीं पड़ा। पहले कितना था 50, अब कितना है 10, पास। तो डेल्टा यू टीबी स्पेशल, टीबी स्पेशल इस कॉन्सेप्ट का कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओनली Q2 Q3 डिस्टेंस इज चेंजिंग। टीबी स्पेशल ये कहता है कि सिर्फ Q2 Q3 डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जला दे, सारी कैलकुलेशन नहीं लिखनी, ये टर्म नहीं लिखनी, जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस एंड वाली टर्म लिखो, काम खल्लास। जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने की बात हो रही हो, तो वही लिखना है जो चेंज हो रहा है। अब चेंज होने वाला लिखो, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्यू डैश के डैश Q2 Q3 बाय 10 में से माइनस करेंगे क्या, के डैश Q2 Q3 बाय 50, माइनस करेंगे के डैश Q2 Q3 बाय 50, ये माइनस करेंगे इसमें से। नीट का सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ऐसा हलवा नहीं है, ये फॉर्मूला लगाया और हो गया ना, इसमें से माइनस करेंगे। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अभी एक और चीज बताऊंगा, अभी और चीज बाकी है इसमें। के डैश Q2 Q3 तो कॉमन आ गया, 1/10 माइनस 1/50, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, के डैश Q2 Q3 50 एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 1, तो ये बनेगा के डैश Q2 Q3 इंटू 4/50, इंटू 4/50। लेकिन पंगा पता क्या है बेटा, ये जो है सेंटीमीटर में है, ये जो है सेंटीमीटर में है, और आंसर सेंटीमीटर में लेके आपका कोई मैच ही नहीं करेगा, सेंटीमीटर में आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करने वाला, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 50 जो है ना, नीचे जो 50 है, ये किस में है सर, सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 100 कहां जाएगा, ऊपर। अब लिखो, आपके सामने सामने रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको, 4 इंटू 100/50, ठीक है ना। अब ये मीटर में आ गया, ये कट गया, तो 8 के डैश Q2 Q3, 8 के डैश Q2 Q3, और के डैश कितना है, के डैश कितना है, अब यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया है 8 के डैश Q2 Q3, यानी कि 1/4πε0। अब के डैश की वैल्यू पुट कर दो, इंटू 8 Q2 Q3। गिवन क्या है, गिवन यह है कि डेल्टा क्यू ये है, डेल्टा यू ये है, गिवन है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q3K बाय 4πε0। दोनों को कंपेयर करो, हमारा डेल्टा यू ये आ रहा है, इनका डेल्टा यू ये है, कंपेयर करो। तो 8 Q2 Q3 बाय 4πε0 इज इक्वल्स टू K Q3
बाय 4πε0। इनका और हमारे वाला इक्वल है, उड़ा दो, जो उड़ रहा है उड़ा दो, 4πε0 4πε0, Q3 कट गया, तो K कितना आया, 8Q2 आ गया जी K। अरे भैया ये आया, देखो यही तो है, आपको काटने वाटने की जरूरत नहीं है। टीबी स्पेशल ये कह रहा है कि इधर क्या है K, बाकी सब तो सेम है, Q3 इधर भी है Q3 उधर भी है, 4πε0 इधर भी है 4πε0 इधर भी है, 8Q2 है उधर K है, बस 8Q2 ही हमारा आंसर है भाई। तो इसमें 2 बार टीबी स्पेशल यूज हो गया है ना, खत्म खत्म, ठीक है ना। डेल्टा यू कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ एंड वाली टर्म जो डिस्टेंस चेंज हुआ है वही लिखना है, उसको लिखने के बाद सेंटीमीटर को मीटर में करना है, फिर ये आंसर आ गया, फिर कंपेयर कर लो, आपका सवाल खत्म, ठीक है जी। तो हमारा आंसर है 8Q2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूरा डिस्कशन हमारा आज की क्लास का हो चुका है खत्म, खल्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने काफी कुछ सीख लिया। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, मतलब बने रहिएगा का मतलब कि और कुछ अपना काम करते रहिए, मतलब मेहनत करते रहिए। बने रहिए का मतलब ऐसे नहीं कि मेरी शक्ल को निहारते रहिए, और वैसे भी इतनी सुंदर नहीं है कि आप निहारते रहोगे यार, ठीक है ना। हाँ थोड़ी बहुत तो सुंदर है, इतनी तो सुंदरता है मेरे में, लेकिन उतनी भी नहीं है, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ, लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, चलो जा।